इंडिया में अभी बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी चल रही है। At 9 p.m. in the national capital, the air is not invisible. It is thick. It burns the throat. It stings the eyes. And it is officially classified as super hazardous to human life. और सरकार कह रही है कि मौसम का मजा ले रहे हो ना आप भी मौसम का मजा लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले एक ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुई जिसमें एक एक्स IAS ऑफिसर ने लिखा, अगर मैं इंडिया से बाहर नहीं जाता तो मुझे इसी मेस यानी कि गंदगी में सांस लेना और रहना होता। इस ट्वीट के वायरल होते ही कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया और लिटरली ज्यादातर लोगों ने अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर करते हुए कहा, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2023 का एक रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से होने वाली जो मौत है उसकी संख्या 17,188 है एक साल में। क्लीन वाटर, क्लीन एंड प्योर फूड एंड क्लीन एयर, ये तीन चीजें सिटीजन्स के बेसिक राइट्स में आती है। और ये जो तीन बेसिक राइट्स है वो भी आज के दिन में इंडिया के सिटीजन्स को नहीं मिल पा रहे हैं। इंडिया में पोर्ट सिटीज के एयर पोल्यूशन के चर्चे तो इंटरनेट पे भरे पड़े हैं और इसके साथ ही अभी रिसेंटली ये खबर तक सुनने को आई कि वाटर कंटामिनेशन की वजह से कई लोगों की मौत तक हो गई। At least 8 people have died and hundreds more have fallen seriously ill in Madhya Pradesh's Indore district after sewage contaminated the drinking water supply in the Bhagirathpura area. और इसके साथ ही पोल्यूशन इस लेवल तक पहुंच चुका है कि लोग देश छोड़ने तक को तैयार हैं। मेरे हाथ में जो बिल है ये फिलिप्स का ऑथोराइज सर्विस सेंटर का बिल है जिसपे क्लियर लिखा हुआ है हैपा फिल्टर, जो कि मैंने 10,000 रुपए के लिए थे, 2 लिए थे, एक अपने रूम का एक मम्मी के रूम का। खोल के दिखा रहा हूँ, ये इसकी कंडीशन है, ये देखो भाई, ये इसकी कंडीशन है। और मेरी मम्मी है, मम्मी को अस्थमा की दिक्कत है, तो अब हमने फैसला ले लिया है दिल्ली छोड़ने का। और खाने के बारे में तो मत ही पूछो, अंडा मिलावटी, पनीर मिलावटी, अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड्स। WHO के अकॉर्डिंग किसी भी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल 50 से नीचे हो तो उसे हेल्दी माना जाता है, लेकिन इंडिया में 150 से 200 का AQI डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। AQI के वर्ल्ड मैप पे नजर डाली जाए तो इंडिया अलग ही रेड और गुलाबी रंग में दिख जाएगा। एपिक इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा इतनी टॉक्सिक है कि वहाँ रहना आपकी जिंदगी के 8 साल तक कम कर सकता है। और कुछ एक्सपर्ट्स के माने तो दिल्ली की हवा में एक दिन सांस लेना 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पोल्यूशन का लेवल कितना है। और इतना ही नहीं, लखनऊ में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का T20 मैच तक कैंसिल करना पड़ा पावर पोल्यूशन की वजह से, जहाँ का AQI लेवल 456 तक पहुँच चुका था, जो कि लिटरली हैजार्डियस कैटेगरी में आता है। अगर AQI के बारे में दिल्ली की CM साहिबा से पूछा जाए तो वो कहती है कि AQI एक ऐसा टेम्परेचर है कि जो किसी मशीन से नापा जाता है। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। और जिन्हें AQI का मतलब तक पता नहीं हो उनसे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI उसको आप चेक करें। और अब आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। क्या है कि हरियाणा में सरकार आपकी है, यूपी में सरकार आपकी है, राजस्थान में सरकार आपकी, तो तीनों तरफ से दिल्ली के इर्द गिर्द जो राज्य है उनमें सरकारें आपकी हैं। पोल्यूशन कब कम होगा? इस बार की सर्दियों में आपको दिल्ली छोड़ के ना जाना पड़े, इस काम को बहुत ही गहन तरीके से किया जाएगा। AQI तक नहीं, इंडिया में ऐसे ऐसे नेता चुनकर आते हैं जिनको संविधान की शपथ तक लेनी नहीं आती। द्वारा स्थापित भारत संविधान के पद पर सच्ची श्रद्धा से मैं निष्ठा पूर्वक से मैं निभाऊंगी, निर्वहन करूंगी। दोबारा बोलिए। हाँ, बोलेंगे। और ऐसे नेता जिनके MMS तक वायरल हो चुके हैं, लोग उनको चुनकर MLA बना देते हैं और कोई तो जेल में बंद होकर भी चुनाव जीत जाते हैं। और ऐसे नेताओं से क्या ही एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। और इसके साथ ही इंडिया के बड़े बड़े कारोबारी और सेलिब्रिटीज अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन भेजते हैं। इवन की देश के अधिकतम पॉलिटिशियन के बच्चे बाहर स्टडीज के लिए जाते हैं और कई बार तो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर के बेटे USA में काम करते हैं। NSA अजीत डोभाल के बेटे ब्रिटिश सिटीजन हैं। और आपको पता भी नहीं होगा कि अधिकतम MLAs और MPs के बेटे विदेशी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं, मैच खेलने इंडिया आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। हनी सिंह भी दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। और ऐसी सेलिब्रिटीज की बहुत लंबी लिस्ट है। सेलिब्रिटीज के छोड़िए, रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 में 2.16 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। In 2023 alone, nearly 2.2 lakh people let go of the Indian passports. Does this sound huge to you?
होल्ड योर ब्रीथ। 2024 में ये नंबर 2.06 लाख था, कंपेयर टू 2020 में सिर्फ 85 लाख लोगों ने अपनी सिटीजनशिप छोड़ी थी। सोचो, कहाँ 80,000 और कहाँ 2 लाख। मतलब कि जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो देश छोड़कर जाने में राजी है। और पिछले टाइम में ये वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें एक बंदा इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को कैसे सेलिब्रेट कर रहा था। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स यूके जैसा है और फैसिलिटीज सोमालिया वाली। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है that sir we in India today pay taxes like England to get services like Somalia। इंडिया में हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट 30 से 40% तक जाता है, जिसका सबसे ज्यादा बर्डन मिडिल क्लास और हाई एंड सैलरीज वालों पर पड़ता है। ऊपर से करप्शन और लूप होल्स का फायदा उठाकर बहुत से अमीर लोग अपना टैक्स बचाने का जुगाड़ निकाल लेते हैं, अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल दिखाकर। इंडिया पर एग्रीकल्चरल इनकम पर 0% इनकम टैक्स है, तो बहुत से पावरफुल लोग अपने आप को किसान डिक्लेयर करके अपनी इनकम को टैक्स फ्री करवा लेते हैं, और जो रियल फार्मर्स है उन्हें अपनी किडनी तक बेचनी पड़ जाती है। जरा इस न्यूज पे नजर डालो। महाराष्ट्र के एक फार्मर ने मजबूरी में कंबोडिया जाकर 8 लाख रुपए में अपनी किडनी बेचनी पड़ी, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था डेयरी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उसकी गाय भी मर गई और फसल भी फेल हो गई, और फिर उसके ऊपर 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से ब्याज चढ़ने लगा, और धीरे धीरे कर्ज 74 लाख रुपए तक पहुंच गया, और मजबूरी में उसे ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। A farmer caught in a web of moneylenders ends up selling his kidney, but is still left with debt to repay. Roshan Sadashiv Kule, who lives in Minthur village in Maharashtra's Chandrapur district, approached police with a shocking complaint. अभी रिसेंटली एक और शॉकिंग अपडेट सामने आया था कि 2025 में करीब 3500 इंडियन मिलेनियर इंडिया छोड़कर परमानेंटली अब्रॉड शिफ्ट होने वाले हैं। और यही नहीं, ये लोग अपने साथ 26 बिलियन यूएस डॉलर की वेल्थ भी अपने साथ ले जाने वाले हैं। इंडिया में बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक आदमी कई बार सोचता है, क्योंकि यहाँ इतनी सारी अप्रूवल्स, पेपर वर्क, लाइसेंसिंग और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती है कि आदमी का आधा टाइम तो सिर्फ कंप्लायंसेस मैनेज करने में ही लग जाता है। हाँ, रिसेंट ईयर्स में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया ने प्रोग्रेस जरूर किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो दुबई में 0 इनकम टैक्स है, और सिंगापुर में इंडिया के कंपेयर काफी कम इनकम टैक्स लगाया जाता है, और ऊपर से वहाँ मल्टीपल बिजनेस इंसेंटिव्स और एग्जेप्शंस भी मिलते हैं। और यहाँ के हाल देखो, डी गुकेश जैसे वर्ल्ड चेस चैंपियन जब 2024 में वर्ल्ड कप जीतकर वापस आए, उनके प्राइज मनी पर 42% का टैक्स लगा दिया गया। और इसीलिए आजकल बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर इन्वेस्टर्स दुबई या सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया का एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास 30 से 40% तक इनकम टैक्स के रूप में पे करता है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के टैक्स ब्रैकेट के बराबर है। 40% टैक्स ले रहे हो, 30 से 40%। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास भी नहीं बोल रहा, जो टैक्स पेयर है ना, वो चैरिटी कर रहा है देश में, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप मेरे को एक बात बताओ ना, जब आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी, आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है? सरकारी स्कूल जहाँ पर अपने बच्चे को भेजने से पहले 10 बार सोचना पड़े। स्कूल में शौचालय तो होना चाहिए ना बच्चों के? दिए तो है, इस तरह बनना चाहिए, नया शौचालय के लिए दिए। ये स्कूल कब से है? स्कूल तो 2005 से। 2005 से है, 20 साल हो गए हैं सर। और प्राइवेट स्कूल्स के फीस आसमान छू रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स जहां अपने आप को अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बहुत लकी समझना होता है, वरना 2-3 साल की वेटिंग लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा, कितना दिन से यहाँ आप ऐसे रह रहे हैं? आप यहाँ हो गया 7-8 दिन, हमको भी हो गया 7-8 दिन से ऐसे ही रह रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये विश्राम सदन वगैरह में गए, पूरा भरा हुआ है, जितना आदमी है उससे ज्यादा तो उसमें भरा ही रहता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के फीस कितने हेवी होते हैं वो तो आपको कहने की जरूरत भी नहीं है। पोल्यूशन के साथ साथ बड़े बड़े सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन भी एक बहुत बड़ी हेडेक बन चुकी है। दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई की हेवी ट्रैफिक और जगह जगह पॉट होल्स वाली सड़कें, और ऊपर से बारिश के टाइम में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं और कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे, ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे।
अब तो ये सारी चीजें डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। इन सब के अलावा एक और बड़ा रीजन है जो यूथ को बाहर की ओर खींच रहा है, एजुकेशन ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज का बड़ा गैप। और इसी वजह से जब किसी को इंडिया से बाहर निकलना होता है, चाहे वो पढ़ाई के बहाने हो या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, वो निकल जाते हैं। और 2025 के डेटा के हिसाब से अगर स्कूल लेवल तक की काउंट करे तो 18.8 लाख प्लस इंडियन स्टूडेंट्स अभी के टाइम में 153 कंट्रीज में स्टडीज कर रहे हैं, यानी कि 153 कंट्रीज। जब वहाँ उन्हें एक अच्छा जॉब ऑफर, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज और अच्छी सैलरीज मिल जाती है तो फिर वापस कौन ही आना चाहेगा। और बचे हुए स्टूडेंट्स यहाँ बैठे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके तो सालों साल निकल जाते हैं और कई बार तो पेपर्स लीक हो जाते हैं। और इन सब के बावजूद अगर आप आवाज उठाओ तो सिस्टम की मार झेलनी पड़ती है। स्कैम्स तो इस लेवल के होते हैं कि मत ही पूछो। अभी कुछ समय पहले दिसंबर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम में एक हाईटेक चीटिंग स्कैम जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोज हुआ था। ये स्कैम एक प्राइवेट स्कूल के ऑनलाइन एग्जाम सेंटर से ऑपरेट हो रहा था। हुआ क्या था कि जो ये एक्यूज्ड लोग हैं उन्होंने एग्जाम सेंटर के बाहर अपना एक कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ था, जहां से अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू एग्जाम सर्वर को एक्सेस किया जा रहा था। इस सेटअप के जरिए बाहर बैठे कैंडिडेट्स को रियल टाइम आंसर प्रोवाइड किए जा रहे थे। इन सब के बीच सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि एक आम आदमी के आवाज का दब जाना। कोई भी इंसान सिस्टम्स के प्रॉब्लम पर आवाज उठाता है तो तुरंत सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है और उस पर एंटी नेशनल का टैग लगा दिया जाता है। मीडिया का तो और भी बुरा हाल है। ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया या तो सरकार की महिमा गाने में लगे हुए रहते हैं या फिर पब्लिक को इरेलीवेंट डिस्ट्रैक्शंस पे उलझाने में लगे हुए रहते हैं। डिबेट के नाम पर टीवी पर लड़ाई तक हो जाती है, लेकिन जो असली मुद्दे होते हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पोल्यूशन और करप्शन, इन पर ना तो कभी प्राइम टाइम शो होता है और ना ही कभी चर्चे। और कुछ जो नामी पत्रकार हैं वो कुछ समय पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तब पोल्यूशन के लिए उन्हें खूब सुनाया करती थी। रहने वाले भी इंसान है, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। लेकिन अब पोल्यूशन के लिए अरावली को जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन का इलाज न तो एक दिन में हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंडिया में ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और इनका समाधान नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन कुछ रिफॉर्म्स लाना बेहद जरूरी है, वरना क्या फायदा ये बोलते रहने का कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और बस तीसरी बनने ही वाली है। जब तक लोगों को बेसिक फैसिलिटीज और नेसेसिटीज ना मिल पाए, पब्लिक सर्विसेज को सीरियसली अपलिफ्ट करना होगा। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और एयर क्वालिटी, ये सब लोगों की बेसिक राइट्स हैं, लग्जरी नहीं। और जब ये बेसिक फैसिलिटीज की बात हो रही है तो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि लोगों को भी एज अ सिटीजन बेसिक सिविक सेंस को डेवलप करना होगा। लोग अभी भी कचरा, घास फूस और पत्ते रोज जला देते हैं, मतलब खुद ही अपने आसपास एयर पोल्यूशन को प्रमोट कर रहे हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है टैक्सेशन और गवर्नेंस को फेयर और प्रिडिक्टेबल बनाना। जो लोग व्हाइट इनकम कमा रहे हैं उन लोगों को ये लगना चाहिए कि उनके मेहनत के कमाई सिर्फ टैक्स में वेस्ट नहीं हो रहे। उन सबको ये फील होना चाहिए कि जो लोग वो एज ए टैक्स पे कर रहे हैं उनके बदले में उन्हें बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है जिसका वो लोग हकदार है। और आखिर में यूथ को एक क्लियर ग्रोथ रोड मैप चाहिए जिस सिस्टम में मेरिट की वैल्यूज हो और करियर और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज हो और उसके साथ ही अननेसेसरी हर्डल्स ना हो। उन्हें ये फील होना चाहिए कि मैं इंडिया पर रहते हुए भी ग्लोबल लेवल पर ग्रो कर सकता हूँ। इसके साथ ही आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।